हेलो एवरीवन। हाँ बेटा, अब हम आज के वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। अब ये एप्लीकेशन क्या है जरा ध्यान देना, सामने लिखा हुआ है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। तो देखिए ये जो अचालक गोले वाला है वो क्वेश्चन अपन मेथड सेकंड से स्टडी कर रहे हैं। अब अचालक गोले के कारण हमें निकालनी क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डेरिवेशन है उसको बड़े आराम से आपको समझना, क्योंकि सेकंड मेथड में आप अगर फोकस करें तो आपने देखा होगा कि गाउस लॉ का जो चौथा एप्लीकेशन था गोलीय कोश वाला, जो गोलीय कोश वाला था वही था चालक गोले का। तो वो दोनों क्वेश्चन तो एक ही हो गए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अचालक गोले। तो चलिए सबसे पहले एक अचालक गोला लें। ये गोला लिया, स्फीयर गोला। अब ये गोला कैसा है बेटा, अचालक। अचालक यानी कि लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक है ना। जैसे लकड़ी में करंट नहीं आता, प्लास्टिक में करंट नहीं आता, या फिर रबड़ है, रबड़ में करंट नहीं आता। तो ऐसा एक गोला है जिसमें करंट आना ही नहीं है। जब बेटा ये गोला कैसा है, अचालक। अचालक का मतलब है, या फिर कहीं कहीं पेपर में आपको लिखा हुआ मिल जाए कोचालक। तो अचालक और कोचालक शब्द एक ही है। इसको पता है इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं बेटा, इंसुलेटर। तो अपन को मीनिंग भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक इंसुलेटर स्फीयर है, अचालक गोला है जिसमें करंट नहीं आ सकता, ठीक है, और सॉलिड है कंप्लीट। इस गोले के त्रिज्या को अपन ने मान लिया कैपिटल आर, इसका केंद्र मान लिया बेटा ओ। अब हमको क्या करना है, इसको कोई आवेश देना है। जब हम इसको आवेश देंगे तो ये अंदर से सॉलिड है, आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। किसमें वितरित होगा बेटा, इसके आयतन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका जो कुछ थ्योरी बन सकता है उसको लिखने का प्रयास, ठीक है ना। तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का ए कैसा गोला है बेटा, अचालक गोला है। ए अचालक गोला है, ठीक है ना। इस गोले को मैंने क्यू आवेश दिया, स्मॉल क्यू कहिए या कैपिटल क्यू कहिए, वो आपकी चॉइस, ठीक है ना। इस अचालक गोले को कैपिटल क्यू आवेश देने पर वह आवेश अचालक गोले के हाँ बेटा, यहां पे जो आवेश दिया गया है वो किसमें कर रहा है, इसके संपूर्ण आयतन, ठीक है ना। अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चलिए थ्योरी लिखना बहुत ही सिंपल है। अपन ने कोई थ्योरी को याद नहीं किया, जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया, ठीक है ना। अब देखना सिचुएशन क्या है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है, इसको जब हम आवेश देंगे तो आवेश इसके आयतन में फैल जाएगा, ठीक है ना। अब चालक गोला होता यदि तो क्या होता है, ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते और चालक में पाया जाता है आवेश वाहक। यहाँ पे है कुचालक, कुचालक में तो आवेश वाहक होते ही नहीं है।
अगर कुचालक में आवेश वाहक होते तो कुचालक में करंट आता। अब करंट नहीं आ रहा तो करंट को एक जगह से दूसरी जगह, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले आवेश वाहक है ही नहीं है, आवेश वाहक नहीं है, तो इसका आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए सतह पर पहुंचेगा नहीं। तो सतह पर नहीं पहुंचेगा तो इसका आवेश किसमें बना रहेगा, इसके संपूर्ण आयतन। जब आवेश इसके आयतन में फैल रहा है तो आपको याद आया होगा सतत आवेश वितरण से आयतन आवेश घनत्व, क्या आया होगा, आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं, रो से, ठीक है ना। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे आयतन, क्या होता है बेटा, आवेश बटे आयतन, ठीक है ना। तो आवेश को तो लिख लिया Q, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, तो लिख दिया V, ठीक है ना। अब परिभाषा क्या थी, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को रो कहते हैं। अच्छा, इसका मात्रक क्या है, आवेश का कूलम, आयतन का मीटर क्यू, तो कूलम प्रति मीटर क्यू। बहुत सिंपल था ये। सतत आवेश वितरण में आपने तीनों पढ़े थे, रेखीय आवेश वितरण लैम्डा, पृष्ठीय आवेश वितरण सिग्मा, आयतन आवेश वितरण में क्या, रो। अब एक काम करो, जरा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा Q बराबर आएगा रो इंटू वी, रो इंटू वी, ठीक है ना। अब V क्या है, वॉल्यूम, तो बेटा इस गोले का वॉल्यूम निकालना है। अब त्रिज्या कैपिटल R है तो गोले का आयतन क्या बनेगा, वो आयतन का मान यहाँ पर लगा दो। तो बेटा गोले के आयतन का फॉर्मूला याद है क्या, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, गोला, शंकु, बेलन वगैरह वगैरह। तो यहाँ गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यू। तो R कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, कैपिटल वाला, जो इसकी त्रिज्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इस गोले को दिया गया आवेश। तो गोले को क्या आवेश दिया गया था, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू का मान यहाँ से निकालना। सबसे पहला सिस्टम तो ये है। अब हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि मुख्य क्वेश्चन एप्लीकेशन में क्या डिमांड कर रहा है, एप्लीकेशन में डिमांड कर रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्रश्न आता है कहाँ निकालनी है, तो 3 कंडीशन बनती है सेकंड मेथड में। या तो इसके बाहर निकालनी है, P पॉइंट को बाहर मान लो, या P पॉइंट को इसकी सतह पर मान लो, या फिर P पॉइंट को इसके अंदर मान लो। तो कितनी सिचुएशन है, 3। अच्छा, केंद्र से P पॉइंट की जो दूरी है वो अपन अलग अलग कंडीशन में R लेते हुए चलते हैं, ठीक है ना। त्रिज्या कैपिटल R लेकिन दूरी है स्मॉल r। अब कहां से कहां तक की, केंद्र से P पॉइंट की दूरी। अब P पॉइंट कहां हो सकता है, या तो इसके बाहर, या इसकी सतह पर, या इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए अब हमें इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारित कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला एक पॉइंट ले लिया अपन, जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर हो, कहां लिया बेटा, अचालक गोले के बाहर, गोले के बाहर हो। फर्स्ट ए पॉइंट, अपन को 3 कंडीशन लेनी है, A, B और C। एक में बाहर, एक में सतह पर और एक में अंदर, तब जाकर के डेरिवेशन आपका कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने पिछले एप्लीकेशन पढ़े सेम उसी तरीके से, कोई डिफरेंस नहीं। चलिए बात करते हैं, एक अचालक गोला लेते हैं, अचालक गोला लिया, अब है तो सॉलिड है, चलिए अपन इस तरीके से इसको सॉलिड दिखाते हैं, ठीक है ना। इसका त्रिज्या कितना लेके चलना था बेटा, कैपिटल R। केंद्र क्या लेके चलना था बेटा, O। जब हम इसको आवेश कैपिटल Q देंगे तो आवेश किसमें फैलेगा, इसके आयतन में। चलिए बेटा आवेश को अपन ने इसके आयतन में ले लिया, इतना भी क्लियर हुआ। अब बिंदु P कहाँ लेना है, अचालक गोले के बाहर लेना है। तो अचालक गोले के बाहर कहीं भी P पॉइंट ले
यहाँ ले लिया मैंने। अब P पॉइंट की केंद्र से दूरी मान लीजिए स्मॉल r, ठीक है ना। इस P पॉइंट पे अपन को वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले ये देखा जाए कि पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ रहे हैं गाउस के नियम के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोगों को हल करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया काल्पनिक बंद पृष्ठ क्या कहलाता है बेटा? गाउसियन पृष्ठ। चलिए अब ये गोला है तो यहाँ पर P पॉइंट से गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बना लें। तो ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है जिसको अपन बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। सबसे पहले यहाँ गाउसियन पृष्ठ ले, ठीक है ना। अब गाउसियन पृष्ठ ले लिया, अब हम क्या करें? गाउस के नियम का यूज करना है। गाउस का नियम तो फ्लक्स को लेकर के। अब हम क्या करेंगे? फ्लक्स निकालने के लिए क्या मेथड बताया था? 3 कदम। सबसे पहले उस पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटिए। चलिए एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। अल्पांशों में बांटने के बाद एक अल्पांश का फ्लक्स निकालिए और उसका कर दीजिए समाकलन। तो संपूर्ण का फ्लक्स निकल के आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो अपन को क्या, सबसे पहले यहां लिया एक अल्पांश। अब इस अल्पांश जो लिया है, इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसकी दिशा किधर बताइए बेटा? बाहर की, ds है। अल्पांश क्षेत्रफल है इसलिए ds लगाया, ठीक है ना। अच्छा, इस गोले पर आवेश कैसा है? धनावेश। अब धनावेश के कारण वैक्टर क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होती है? बाहर की ओर। क्योंकि धनावेश कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने इसमें लिखा, ध्यान देना बेटा कि अच्छा एक बात बताइए कि केंद्र O से त्रिज्या है कैपिटल R, केंद्र O से P की दूरी है स्मॉल r, तो कौन ज्यादा है? कैपिटल R कम है, स्मॉल r ज्यादा। तो कैपिटल R और स्मॉल r, अब ज्यादा कौन है? स्मॉल r। ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए गाउसियन पृष्ठ के अल्पांश, गाउसियन पृष्ठ के अल्पांश, जो गाउसियन पृष्ठ का अल्पांश दिखाई दे रहा है आपको, ये एक छोटा सा, ठीक है ना। अल्पांश से संबंध, संबंध का समझ में आया बेटा? जुड़ा, ठीक है ना। संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब अल्पांश के लिए तो डी फाई, भाई अल्पांश का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? डी एस। ये अल्प है तो फ्लक्स भी अल्प आएगा। अगर अपन को संपूर्ण का निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन, ठीक है ना। तो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के लिए, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के लिए अगर अपन निकालें तो इसका क्या करना है बेटा? समाकलन। तो समाकलन डी फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। समाकलन कर लिया तो देखिए अपन ने वो 3 कदम चले। पहला कदम अल्पांश में बांट लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया। अब एक छोटे से टुकड़े का फ्लक्स निकाला, फिर पूरे का निकालने के लिए उसका समाकलन कर दिया। तो मेथड में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम है। अच्छा, डी फाई का समाकलन क्या किया? फाई ई को बाहर निकाल लीजिए, ई वेक्टर, और डी एस का समाकलन हो जाएगा एस, ठीक है ना। तो ए एस, अच्छा डॉट प्रोडक्ट है तो लगा दिया cos थीटा, इसलिए हमने यहां से वेक्टर काट दिया। अच्छा जरा डायग्राम में देखो, ई की दिशा और डी एस की दिशा, दोनों की दिशा बाहर की ओर है अल्पांश से होते हुए। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। कौन कौन? ई वेक्टर समांतर है डी एस
अब cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान 1 होता है। ऐसे कंडीशन में क्या आएगा? फाई बराबर ES, ठीक है ना। अच्छा S क्या है? सरफेस एरिया। अच्छा DS क्या था? अल्प सरफेस एरिया। अब DS है अल्प और S है संपूर्ण, इसके लिए निकाला है संपूर्ण के लिए। अच्छा ये जो S है वो सरफेस एरिया वो किसका है? गाउसियन पृष्ठ। तो देखना केंद्र O से गाउसियन पृष्ठ पर पॉइंट है P, तो ये डॉट डॉट गाउसियन पृष्ठ है। तो गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। तो गाउसियन पृष्ठ का सरफेस एरिया जब हम तब करते हैं तो A कोष्टक में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लीजिए और इसको यहीं छोड़ दो। तो आपने क्या किया? अभी एक स्टेप तो कंप्लीट किया है, ठीक है ना। अब इसका दूसरा स्टेप अपन को कैसे समझना है जरा ध्यान दीजिए। अपन इसको थोड़ा सा इधर से रफ के लेते हैं। चलिए इतने हिस्से को हमने गायब कर दिया यहां से। अब ध्यान देना, अपन को सबसे पहले फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स निकालने का जो मेथड है वो आपके सामने नजर आ रहा है। चलिए एक फॉर्मूला निकला हुआ है, इस फॉर्मूले को अपन पहले एक साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो फॉर्मूला क्या है? Q बराबर रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। ये फॉर्मूला हमने एक साइड में डाल दिया, ठीक है ना। इसको आप यूज ही कर चुके हैं। अब मैं इतने हिस्से को रफ करता हूँ, जरा ध्यान देना। अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं फोकस करूं तो मुझे याद आता है कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। बेटा मैं जो पढ़ रहा हूं हाँ बेटा, तो अब मैं बात करता हूं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो गाउस लॉ के एप्लीकेशन। अच्छा गाउस का लॉ है क्या? तो अपन को गाउस के लॉ को यूज करना है। तो अपन ने लिख लिया गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। अब बेटा गाउस का नियम है क्या? गाउस का नियम है किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया? फाई ए। उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, तो कुल आवेश क्या हो गया? सिग्मा क्यू। 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो बटे में एप्सिलॉन नॉट लगा दो। भाई गाउस के नियम का जब एप्लीकेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन किसका है? गाउस के नियम का। तो आपको गाउस के नियम का यूज तो कर रही हैं इसके बाद। तो यहाँ के बाद अपन गाउस के नियम का यूज किया। अब थोड़ा सा फोकस करना, ये सिग्मा क्यू क्या है? सिग्मा क्यू है बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। अच्छा अपन का जो बंद पृष्ठ है वो कौन सा पृष्ठ है? गाउसियन पृष्ठ। अब जरा चित्र पर देखिए, गाउसियन पृष्ठ है ये डॉट डॉट, इस डॉट डॉट के अंदर आ रहा है गोला और इस गोले को आवेश कितना दिया गया है बेटा? कैपिटल क्यू, ठीक है ना। तो बेटा इस गाउस पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है इस गोले पर वो क्या है बेटा? कैपिटल क्यू, ठीक है ना। तो अपन ने सिग्मा क्यू की जगह कैपिटल क्यू का यूज कर दिया। फाई बराबर कैपिटल क्यू अपॉन में लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड बहुत सिंपल है बेटा, दोनों इक्वेशन बनाना। सेकंड इक्वेशन गाउस लॉ को फॉलो कर दिया। फर्स्ट एप्लीकेशन सिस्टम में जो अपन ने इक्वेशन बनाया उसमें गाउस लॉ की हार्ट बीट यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज कर लिया। तो हार्ट बीट का यूज कैसे करना है और गाउस लॉ का यूज कैसे करना है, दोनों का भी सिंपल है। अब थोड़ा सा हमारा फोकस यहाँ जा रहा है कि सर समीकरण नंबर 1 को देखिए, किसका मान है? फाई का। समीकरण 2 को देखिए, किसका मान है? फाई का। सर ये तो बढ़िया, दोनों एप्लीकेशन फ्लक्स को निकाल रही हैं, इसका मतलब है दोनों की LHS बराबर है। जब LHS बराबर होगी तो RHS भी बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी? तो इसके नीचे आप लिखना परीक्षा में
समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अब दोनों समीकरण की तुलना कर दीजिए, ठीक है ना। तो बेटा इसकी RHS में क्या लिखा है, E ब्रैकेट में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर, ये इसका RHS ले लिया ये वाला। इसके RHS में क्या लिखा है, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा आपको निकालनी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि कैपिटल E। अच्छा ये जो तीव्रता निकाली जा रही है वो कहाँ निकाली जा रही है, गोले के बाहर। अब बाहर को इंग्लिश में आउट कहते हैं, तो शॉर्ट में आउट लिख देना, ठीक है ना। अच्छा ये 4 पाई r स्क्वायर को अपॉन में ले जाओ, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये वाला पद यहाँ अपॉन में पहुँचाना है, क्लियर। चलिए तो ऊपर क्या लिखा है, Q बटे 4 पाई नीचे आएगा, साथ में लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। तो बेटा ये ए आउट का फॉर्मूला निकल के आ गया। बहुत सिंपल है, किसी भी चालक गोले के अंदर चालक गोले के बाहर अगर आपको तीव्रता निकालनी है तो उसका ये सिस्टम है। क्या करना है, बहुत सिंपल है, इधर गाउस के नियम के हार्टबीट वैद्युत फ्लक्स का यूज करना है, ठीक है। इधर गाउस के नियम का यूज करना है, दोनों की तुलना करके ही आपको तीव्रता मिल जाएगी। अच्छा एक आंसर तो आ गया, इसका दूसरा आंसर अपन कैसे निकालें। एक काम करिए, ये कैपिटल Q लिखा हुआ है, कैपिटल Q का मान हमारे पास पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कैपिटल Q का मान रखने पर, कैपिटल Q का मान आप यहाँ पर रख दीजिए तो ये आउट का दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा, A आउट बराबर कैपिटल Q यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, कैपिटल Q का मान ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। कैपिटल Q का मान लिखिए पहले, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R की। अच्छा बटे में कैपिटल Q का मान ये आ गया इस जगह पे, बटे में क्या लिखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है ना। आपने क्या किया, यहाँ Q का मान लगा दिया। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कट गया, 4 से कट गया 4, ठीक है ना। बचा क्या, A आउट बराबर रो और साथ में लिखा है कैपिटल RQ बटे में लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। चलिए पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं, और पहला क्वेश्चन अब अपन Q के मान को हटा दें, Q के मान का यूज कर लिया अपन ने। हाँ एक आपका A पॉइंट है वो क्लियर हो गया। सर ये तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। हाँ बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा तो सीधा का सीधा 4 अंक में दस्तक देगा, 4 अंक में, ठीक है ना। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन आपका किस तरीके से मेंटेन करना है उसको क्लियरली पॉइंट वाइज सीखा अपन ने। अच्छा अभी हमने कहाँ निकाला है, जब बिंदु P गोले के कहाँ था, बाहर। अच्छा सेकंड पॉइंट B पॉइंट लेते हैं, बहुत ही सिंपल है B पॉइंट। जब बिंदु P अचालक गोले के सतह पर हो, कहाँ पर हो बेटा, सतह पर हो। अब बिंदु P को अपन को सतह पर लेके चलना है, ठीक है ना बेटा। जरा ध्यान देना कि जब बिंदु P अपन ने इसकी सतह पर ले लिया तो ऐसी कंडीशन में डायग्राम क्या बना। सबसे पहले अचालक गोला, ये अंदर से सॉलिड लकड़ी या प्लास्टिक, इसमें करंट नहीं आ सकता। त्रिज्या कैपिटल R, केंद्र O, आवेश देंगे तो किस में फैलेगा, इसके आयतन में, ठीक। बिंदु P कहाँ लेना है, इसके सतह पर, P पॉइंट ले लिया, दूरी R। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ देखिए जब बाहर था तो स्मॉल r की वैल्यू ज़्यादा थी, ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है,
स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन नंबर ए सीखना है बस। क्वेश्चन नंबर बी में हमने देखा कि दोनों आर बराबर हैं, तो अपन को ये डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन को दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन करके आने की ज़रूरत नहीं है रिपीट में। आपको क्या करना है, ई के ये दो आंसर आए हैं, इन दोनों आंसर में आपको स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लगा देना है। ठीक है, तो ए कहाँ पर निकालना है, सतह पर। सतह को बोलते हैं सरफेस, तो ए सरफेस बराबर। चलिए पहला आंसर क्या करें, कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, स्मॉल आर स्क्वायर, इसकी जगह स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर। चलिए आंसर, सीधा सीधा आंसर लिखना है। चलिए दूसरा आंसर लिख लेते हैं या करके, ए सरफेस बराबर रो कैपिटल आर क्यू, रो कैपिटल आर क्यू वटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लगा दोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से क्यू कट गया तो क्या बचा, रो इंटू कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए इस तरीके से हमें सरफेस में वाले बे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी। जो भी होना था वो किस में होना था, ए क्वेश्चन में। ए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, ठीक है ना। इसका पहला एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, उसमें क्यू का मान लगा के तीसरा, ये दोनों आंसर हैं वो या में हैं। यह आंसर भी सही है और यह आंसर भी सही है। ये आवेश के पदों में है और ये आयतन आवेश घनत्व के पदों में, दो आंसर हो गए। ऐसे ही या में दो आंसर इधर आ गए, ये आवेश के पदों में, ये आयतन आवेश घनत्व और रो के पदों में। तो अपन को बी क्वेश्चन काफ़ी एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अब देखिए दो क्वेश्चन हो गए, एक बाहर वाला हो गया और एक हमारा सतह वाला हो गया। अब पी पॉइंट को हम मानेंगे इसके अंदर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देना। हाँ बेटा, अब इसके सी और अंतिम स्टेप पर आते हैं कि अचालक गोला, या अपने एक अचालक गोला ले लिया, ध्यान देना ये एक अचालक गोला है, ठीक, लकड़ी या प्लास्टिक अधातु का बना हुआ, ठीक है ना। अंदर से सॉलिड दिखा दिया अपन ने इसको, त्रिज्या ले लिया अपन ने इसका कैपिटल आर, केंद्र ले लिया ओ, ठीक है ना। अब इसको जब अपन ने आवेश दिया तो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हुआ। ध्यान देना बेटा एक एक स्टेप पर। आयतन, इसके आयतन में आवेश का वितरण दिखाया। अच्छा, जब बिंदु P कहाँ लेना है, अचालक गोले के अंदर, तो P पॉइंट को इसके अंदर मानते हैं। यहाँ मान लिया मैंने इसके अंदर P पॉइंट। अब गाउस के नियम का एप्लीकेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इसके अंदर गाउसियन पृष्ठ मान लेते हैं। यहाँ दूरी स्मॉल r है और यहाँ पर अपन ने कल्पना कर ली एक गाउसियन पृष्ठ की, ठीक है ना। ये छोटा सा जो यहाँ गोला मर रहा है ये अपन का कौन सा पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ। अब गाउसियन पृष्ठ कहाँ है, इसके अंदर वाले भाग में, ये वाला छोटा सा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल आर ज़्यादा है या कैपिटल आर। सर कैपिटल आर ज़्यादा है, चलिए लिख दो कैपिटल आर ज़्यादा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि संपूर्ण गोले का जो आवेश बढ़ रहा था वो किस में बढ़ रहा था, आवेश इसके आयतन में बढ़ रहा था। तो आयतन आवेश घनत्व तो क्या होता है, रो बराबर होता है आवेश वटे आयतन V।
ठीक है। तो बेटा रो बराबर क्यू अपॉन, अच्छा जो आयतन है वो संपूर्ण का है, तो बेटा संपूर्ण का आयतन क्या है, संपूर्ण की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो संपूर्ण का आयतन हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये तो आया सबसे पहले रो का मान, आपने पहला भी निकाला था, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि अब हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है कि ये जो डॉट डॉट पृष्ठ है, कौन सा, गाउसियन पृष्ठ, इसके अंदर आवेश कितना है। देखिए इस पूरे गोले को आवेश कितना दिया गया है, कैपिटल क्यू, और छोटे वाले का आवेश निकालना है गाउसियन पृष्ठ का। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि आवेश तो इसके आयतन में संपूर्ण में फैला हुआ है, तो पूरे में आयतन होगा ज़्यादा और थोड़े में आयतन होगा कम। तो इस छोटे से भाग गाउसियन पृष्ठ में आवेश निकालना है कि गाउसियन पृष्ठ में कुल आवेश सिग्मा क्यू कितना है, क्लियर है। तो छोटे से हिस्से में आवेश निकालना है। अच्छा आवेश निकालने का यहाँ से फॉर्मूला बताइए क्या होता है, रो बराबर होता है क्यू अपॉन वी, तो क्यू बराबर क्या होगा बेटा, रो इंटू वी, ठीक है ना। तो अपन ने लिखा रो इंटू वी। अच्छा जो आयतन आप आवेश निकाल रहे हो वो किस में निकाल रहे हो, गाउसियन पृष्ठ में, तो यहाँ लिख दो गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ का आयतन लगाना है इस जगह पे, तो छोटे से हिस्से का आवेश निकल के आ जाएगा। अच्छा ये आवेश का फॉर्मूला आया कहाँ से, कहीं और से नहीं आया, यहीं से आया, Q बराबर रो इंटू वी, क्लियर है, वही हमने यूज किया है। अब देखिए सिग्मा Q बराबर रो की जगह रो का मान लगा दो, क्या है, कैपिटल Q बटे 4/3 पाई आर क्यू, पाई कैपिटल आर क्यू इंटू वी गाउसियन पृष्ठ का। अब देखिए गाउसियन पृष्ठ ये छोटा वाला है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, तो स्मॉल आर वाली त्रिज्या के इस गोले का, काल्पनिक जो गोला बनाया है इसका आयतन क्या है, 4/3 पाई, त्रिज्या स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का ही यूज करना, सावधानी रखना यहाँ। तो 4/3 पाई से घट गया 4/3 पाई, सिग्मा क्यू की वैल्यू यहाँ आ गई क्या, कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यू। बेटा ये वाला बॉक्स निकालना अत्यंत आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस सी बिंदु का ये रहेगा। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लें कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट अंदर वाले में अपन को ये एक्स्ट्रा लेके चलना है, ठीक है ना। बाकी का अपन का जो पहला डेरिवेशन जो चल रहा था ये वाला, इसका ए पॉइंट किया है उसको सेम कर देना है, ठीक है ना। ये स्टेप अतिरिक्त भाग में चला जाएगा। कैसे किया है आप देख लीजिए, सबसे पहले रो का मान निकालना, फिर गाउसियन पृष्ठ में आवेश निकालना, ये सिग्मा क्यू आपको निकाल देना है। अच्छा सिग्मा क्यू कुल आवेश है, कुल आवेश गाउस के नियम में भी होता है, तो यहाँ लिखा गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। अब गाउस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ में बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है। गाउस का नियम लिया, अब इस गाउस के नियम में सिग्मा क्यू का मान लगाना है, ठीक है ना। तो बेटा फाई बराबर सिग्मा क्यू का मान लिखिए पहले, तो ये रहा कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। यह किसका मान लग गया, सिग्मा क्यू का, बटे में है ε0, तो बटे में ε0 लिख देना। समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 बन गया। अब हमको गाउस नियम की हार्ट बीट की ओर चलना है, तो गाउस नियम की हार्ट बीट क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो अपन ने लिखा गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध, शॉर्ट में लिख कर दे
ऐसा कोई आवश्यक नहीं है ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही लॉन्ग हो गया है। गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहला काम अल्पांश में बांट दिया। अब अल्पांश की दिशा ds वेक्टर, इस गाउसियन पृष्ठ में धनावेश है तो अल्पांश में भी धनावेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, दोनों समांतर हैं, थीटा 0। क्लियर है ना? वही सेम क्वेश्चन। अब ध्यान देना, वैद्युत फ्लक्स कुल निकालना है तो कुल के लिए समाकलन करना है d फाई, समाकलन E वेक्टर ds वेक्टर, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, कुल फ्लक्स के लिए एक लाइन में हो गया। ठीक है ना? अब d फाई का समाकलन क्या होगा? फाई, E को बाहर निकाला E, S को बाहर निकाला S, ds का समाकलन S हो गया। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में क्या लगा दिया? कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, थीटा लगाइए 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1। ठीक है ना? यानी कि यहाँ से फ्लक्स फाई बराबर आ रहा है E इंटू एस। अच्छा, ये S क्या है? सरफेस एरिया। ds क्या है? अल्पांश का सरफेस एरिया, लेकिन किसके? गाउसियन पृष्ठ के। चलिए गाउसियन पृष्ठ ये आपको दिखाई दे रहा है छोटा वाला, इस छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल r, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? यहाँ पे लगा दीजिए 4 पाई r स्क्वायर, तो a ब्रैकेट में आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? अब देखिए बिल्कुल वही सिस्टम है, अपन को इक्वेशन 1 बनाना है गाउस के नियम से, इक्वेशन 2 हार्ट बीट वैद्युत फ्लक्स से। अब देखिए समीकरण नंबर 2 फाई का मान, समीकरण 1 भी फाई का मान, इन दोनों समीकरण की क्या कर दीजिए बेटा? तुलना। तो अपन ने लिखा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना कीजिए तो देखिए इसकी LHS में फाई, इधर भी LHS में फाई, तो RHS भी बराबर कर दो आप। ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? E ब्रैकेट में 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q स्मॉल r Q, Q स्मॉल r Q बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R Q। तो आपने देखिए समीकरण 2 का RHS ये रख लिया, समीकरण 1 का RHS ये रख लिया, दोनों की RHS बराबर। अब आप ध्यान देना, स्मॉल r स्क्वायर से इसका Q गायब हो गया। ठीक है? और ये 4 पाई कहाँ आएगा? इसके बटे में, 4 पाई को इसके बटे में ले आइए ना यहाँ, तो ये तीव्रता निकल जाएगी किसके? E की, बराबर क्या आएगा? Q स्मॉल r बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R Q। ये तीव्रता निकल के आई है, लेकिन कहाँ निकल के आई है? इसके अंदर। तो अंदर के लिए आंसर में क्या लगा दो बेटा? इन। तो इस तरीके से हम अचालक गोले के 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, बाहर, सतह पर और अंदर। तो देखिए समीकरण 1 बनाना, ठीक है ना? कैसे बनाना? गाउस के नियम से। समीकरण 2 वैद्युत फ्लक्स से, तुलना करना, आंसर निकालना। ए क्वेश्चन में भी यही किया, बी में तो केवल मान बदले, सी में भी वही किया, लेकिन अंदर वाले हिस्से में थोड़ा सा ये भाग आपका अतिरिक्त जुड़ गया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन ने इसके तीनों आंसर्स को सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे इसका ग्राफी निरूपण और इसी के साथ ये एप्लीकेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है ना बेटा? चलिए। हाँ बेटा, अब इस क्वेश्चन में अपन ने 3 आंसर निकाले।
ई आउट में, ई इन में और ये सरफेस में। ये तीनों आंसर्स अपन को याद होने चाहिए, क्योंकि बेटा अगर इसका कोई न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन आएगा तो अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे 4 अंक में। अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो 2 अंक आएगा। इसके लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अपन को फॉर्मूले याद होना आवश्यक है। चलिए इस क्वेश्चन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर ध्यान देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये ग्राफ इसका ग्राफ कहे या वक्र कहे या फिर आपसे आलेख कहे, वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो यदि ये क्वेश्चन पूछने आता है अलग से तो बेटा ग्राफ इसका 1 अंक में पूछा जाता है। बेटा पहले भी पूछा जा चुका है राजस्थान बोर्ड में। तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है, देखिए ग्राफ किसके बीच बनेगा, सबसे पहले तो वो क्लियर करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और केंद्र ओ से दूरी स्मॉल आर, किसकी दूरी, पी पॉइंट की, इनके बीच ग्राफ बनेगा। अच्छा आपके आंसर 3 आए हैं तो ग्राफ में तीनों आंसर का ग्राफ एक ही बनाइए, अलग अलग ग्राफ मत बनाइए। एक ही ग्राफ में तीनों आंसर्स को अपन को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ मध्य में तो लिखें आप सरफेस, यानी कि सतह, एक साइड में लिख दें इन और दूसरी साइड लिख दें आउट। एक ही ग्राफ में ये तीनों आंसर एडजस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आप सतह वाले को देखिए, मध्य वाले को, सरफेस वाले को। अच्छा ग्राफ है ई और स्मॉल आर के बीच, तो ई तो है बट स्मॉल आर नहीं है, स्मॉल आर नहीं है फॉर्मूले में। इसका मतलब इसका ग्राफ इस तरीके से बनाइए। ये क्लियर हो गया। अच्छा जरा आउट वाले में आइए। आउट में ई स्मॉल आर स्क्वायर के क्या है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है ई स्मॉल आर स्क्वायर के। तो बेटा व्युत्क्रमानुपाती का आउटसाइड में ग्राफ ये बना दीजिए और लिख दीजिए ए आउट व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल आर स्क्वायर। तो बेटा आउट वाले ग्राफ को आउट वाले हिस्से में बनाइए, आउट वाले हिस्से में व्युत्क्रमानुपाती। चलिए इन वाले फॉर्मूले को एडजस्ट करते हैं। जो ई है वो स्मॉल आर के क्या है बेटा, समानुपाती, इन में। तो इन वाले भाग में समानुपाती का ग्राफ दिखाइए और लिख भी दीजिए ए इन समानुपाती स्मॉल आर के। क्लियर है। और यहाँ पे मध्य में है ए सरफेस। तो ये ग्राफ यदि पूछने आता है तो आप एक कार्य करना, ग्राफ बना देना, उसके पास ये फॉर्मूले लिख देना, ठीक है। तो आपका ये 1 अंक हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप फॉर्मूले लिख के नहीं आते हो तो आप सीधा ग्राफ बना दें, ठीक है। तो 1 अंक में इस तरीके से क्लियर कर दोगे। आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अपन ने 6 एप्लीकेशन को स्टडी किया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि परीक्षा में गाउस का नियम, स्टेटमेंट या उसको कूलॉम के नियम से सिद्ध करना, या उसके 6 एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, या उसका ग्राफ पूछा जाएगा, या आपके जो भी फॉर्मूले निकले हैं वो अपन याद कर लेना, उनसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनना काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से एप्लीकेशन को आप सभी को रिवीजन करते रहना, ठीक है ना। एप्लीकेशन कंप्लीट हुए, इनका रिवीजन साथ ही साथ करते रहें। और रिवीजन करने के लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल मेथड सिखाया है कि आपको 2 भागों में एप्लीकेशंस को बांट लेना है। पहली 3 एप्लीकेशन एक मेथड से, बची हुई 3 एप्लीकेशन एक मेथड से। इनफ फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल।